आप देख रहे हैं यहाँ पर देयर आर 12 वर्ड्स, हमारे 12 वर्ड्स हैं और ये सारे वर्ड्स कहाँ से निकाले गए हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला वर्ड क्या है हमारा? कंटेम्पचुअस। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? डेरिलेक्शन, सेडेशन, डिसमे, ट्रम्प, नाइसिटी, ग्रॉसली, मैग्नानिमिटी, मेलेसियस, स्कैरिलस, बोनाफाइड एंड इन्फ्लेक्ट। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर का एक टॉपिक लेते हैं जो प्रशांत भूषण के ऊपर बेस्ड है और उसी से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हाउ आर यू? वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल ABC ग्रामर पॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या रखा हुआ है? न्यूज़पेपर। और ये न्यूज़पेपर जो है द हिंदू जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो उसी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज लिया गया है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको करंट में आप देखेंगे कि आजकल इसी के ऊपर न्यूज़ चल रही है और इसमें वर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपकी हेडिंग है पेंट। पेंट एज आई एम मिसअंडरस्टूड, दिस इज़ द हेडिंग। ये आपकी क्या है? एक हेडिंग है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये पेंट है क्या। तो देखिए, एक वर्ड होता है आपका पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। आप हिंदी में लिखते चलिएगा, पेन मतलब दर्द। तो ये क्या होता है? नाउन होता है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पेंट। तो पेंट हमारा कैसे काम कर रहा है? इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये कैसे काम कर रहा है? एक हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि पेंट ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो ये एडजेक्टिव कैसे है? तो देखिए, ये हमारा जो है ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो थर्ड फॉर्म में होता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे आपके सामने बोला जाए माय मोबाइल इज़ ब्रोकन। किसी ने कह दिया माय मोबाइल इज़ ब्रोकन, तो ब्रोकन डेफिनेटली दिस इज़ द थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह। तो ये क्लियर हो गया होगा। पेंट, पेंट का मतलब बहुत ही मैं निराश हूँ। एज आई एम मिसअंडरस्टूड, जैसे कि मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया। मिसअंडरस्टूड, कहीं पर भी मिस लगा हो तो इसका मतलब अपोजिट होता है अंडरस्टैंड, और उसी का क्या बन गया? मिसअंडरस्टैंड। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? मिसअंडरस्टूड। तो ये हमारी क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या है आपकी? पेंट, निराश हूँ। एज आई एम मिसअंडरस्टूड, जैसे कि मुझे मिसअंडरस्टूड किया गया, मतलब गलत समझा गया। अब उसके आगे क्या है? इट वुड बी कंटेम्पचुअस। यहाँ पर ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, कंटेम्पचुअस, कंटेम्पटुअस। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, CONTEMPTUOUS, कंटेम्पचुअस। अब कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं अपमानजनक। तो इसको हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं? डिसरिस्पेक्टफुल। आप हिंदी में लिखते चलिएगा, इट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल। अच्छा, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया ये हमारा। और ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, कंटेम्पचुअस। अब इसमें क्या है? इट वुड बी कंटेम्पचुअस, ये कंटेम्पचुअस होगा, मतलब ये एक अपमानजनक होगा। और उसके आगे क्या लिखा है? इनसिंसियर। जैसे आप जानते हैं सिंसियर, और उसी का अपोजिट क्या है हमारा? इनसिंसियर। सिंसियर मतलब वैसे ईमानदारी से भरा हुआ है, तो इन लगा हुआ है तो इसका मतलब अपोजिट। इनसिंसियर मीन्स एक तरीके की बेईमानी से भरी बात होगी। टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज करने का मतलब माफ़ी मांगना, बेग पॉर्डन आप कह सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे तो अपोलोजाइज की स्पेलिंग ऐसे भी लिखी रहती है, APOLOGIZE, अपोलोजाइज। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें सही हैं। एक इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक ब्रिटिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो चाहे आप इसका यूज़ करें चाहे आप इसका यूज़ करें, दोनों ही तरीका सही है। इट वुड बी कंटेम्पचुअस, ये बहुत ही अपमानजनक बात होगी। इनसिंसियर मतलब एक इनसिंसियर बात होगी, एक बेईमानी बात होगी। टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। सेज भूषण, प्रशांत भूषण, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, ही इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, मतलब एक बहुत ही सीनियर लॉयर हैं और साथ ही साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड लॉयर हैं। तो सेज कहते हैं भूषण, प्रशांत भूषण कहते हैं इन SC हेयरिंग।
SC हियरिंग का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग थी, एक सुनवाई थी, उसी में ये बात कहते हैं। तो चलिए डिटेल से समझते हैं कि मामला क्या क्या है, और साथ ही हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करें तो साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, कॉन्विक्टेड ऑफ कंटेम्प्ट फॉर हिज ट्वीट्स, सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण ऑन Thursday read out a short statement in the Supreme Court saying that he had served the top court for 3 decades, not as a courtier or cheerleader, but as a humble guard of its majesty. तो हमें जब रीड करना होता है तो हमें फुल स्टॉप तक रीड करना चाहिए, फिर उसके बाद सेंटेंस को बीच से ब्रेक करके हमें समझना चाहिए। तो अब देखिए, कॉन्विक्टेड, तो कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा यू आर अ कॉन्विक्ट, आप कॉन्विक्ट हो, तो कॉन्विक्ट का मतलब होता है गिल्टी। तो गिल्टी मीन्स क्या होता है, अपराधी। तो कॉन्विक्टेड, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्विक्टेड, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो मतलब एक तरीके से कॉन्विक्टेड किया गया, मतलब एक अपराधी साबित किया गया, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया गया। और कॉन्विक्ट के बाद हमेशा याद रखिएगा आपका प्रेपोजिशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्विक्टेड ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट वर्ड जो है वो कॉन्टेम्पचुअस से बना हुआ है। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके का कंटेम्प्ट, तो एक तरीके का यहाँ पर कह सकते हैं आप इंसल्ट, एक तरीके का अपमान, कंटेम्प्ट। लिसन, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्विक्टेड, आरोप लगा, ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोर्ट में कुछ गलत बात बोली जाती है तो उसमें क्या बोला जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब इसने कोर्ट का अपमान किया या कोर्ट के डिसऑनर में बहुत सारी बातें कहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्विक्टेड ऑफ कंटेम्प्ट, कन्विक्टेड मतलब इनको अपराधी साबित किया गया, ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब एक अपमान का, फॉर हिज ट्वीट्स मतलब उनके ट्वीट के लिए, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके लिए उन पर आरोप लगा। और किसका आरोप लगा, कंटेम्प्ट का, मतलब एक तरीके का अपमान का, मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या किया है, कंटेम्प्ट किया है, मतलब उसका अपमान किया है। सिविल राइट्स लॉयर, जो सिविल राइट्स के लॉयर हैं, जो अधिकारों के लॉयर हैं, प्रशांत भूषण ऑन थर्सडे, अब जैसे आप देख रहे हैं थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जितने भी डेज के नेम होते हैं उनके पहले प्रेपोजिशन क्या लगता है, ऑन लगता है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। तो प्रशांत भूषण ने ऑन थर्सडे को रेड आउट मतलब पढ़ा, अ शॉर्ट स्टेटमेंट, एक छोटा सा स्टेटमेंट, कथन पढ़ा, इन द सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद आप देखेंगे कॉमा लगा हुआ है, अभी फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट को पढ़ा सेइंग का मतलब ये कहते हुए दैट ही हैड सर्व्ड, अच्छा ही किसके लिए आया है, प्रशांत भूषण के लिए, ही हैड सर्व्ड उन्होंने सर्व किया है, सेवा किया है, द टॉप कोर्ट, अच्छा ये टॉप कोर्ट किसके लिए आया, सुप्रीम कोर्ट के लिए, फॉर 3 डेकेड्स, अच्छा डेकेड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा डेकेड। तो डेकेड का मतलब जो होता है वो 10 ईयर्स टाइम, मतलब जो 10 साल का टाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेकेड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला, ही हैड सर्व्ड उन्होंने सेवा किया है, द टॉप कोर्ट, इस टॉप कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट को, फॉर 3 डेकेड्स मतलब 3 दशक तक, इट मीन्स टू से 3 दशक कितना हो गया, 30 ईयर्स, 30 साल तक इन्होंने सेवा किया है। नॉट एज अ कोर्टियर, नॉट मीन्स नहीं किया है, एज अ कोर्टियर, कोर्टियर मीन्स एक दरबारी के रूप में नहीं किया है, और अथवा अ चीयर लीडर मतलब कोई चीयर लीडर के रूप में नहीं किया। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, IPL देखते हो, उसमें क्या होती है, चीयर लीडर्स। तो चीयर लीडर्स का मतलब ये होता है कि जो एंटरटेन करती हैं, तो चीयर मीन्स वैसे खुश करना ही होता है। तो चीयर लीडर के रूप में उन्होंने काम नहीं किया कि मतलब जस्ट ही वाज देयर टू एंटरटेन पब्लिक, मतलब वो एंटरटेनर नहीं है, और ना ही वो कोर्टियर हैं, कोई दरबारी हैं, बट एज अ हम्बल गार्ड, बल्कि वो एक हम्बल मीन्स क्या होता है, बहुत ही विनम्र। तो हम्बल, राइट, तो हम्बल का मतलब क्या होता है, बहुत ही विनम्र होता है। अच्छा, विनम्र से सेंस होता है कि बहुत ही पोलाइट, एक तरीके से कह सकते हैं,
बहुत ही पोलाइट, जिसके अंदर कोई एरोगेंस नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, तो बल्कि वो क्या है, ऐसा हम्बल गार्ड, मतलब एक बहुत ही विनम्र गार्ड है ऑफ इट्स मैजेस्टी। इट्स किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। अच्छा, मैजेस्टी का मतलब क्या होता है, मैजेस्टी का मतलब एक तरीके से सम्मान भी कह सकते हैं या वर्चस्व भी कह सकते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी के लिए, शान के लिए किस रूप में काम किया है, एज अ हम्बल गार्ड, मतलब एक विनम्र, एक पोलाइट गार्ड के रूप में। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं फेलिंग। फेलिंग का मतलब जानते होंगे आप, फेल मीन्स असफल होना, टू स्पीक अप। टू स्पीक अप मतलब बोलने में असफल होना। इनका कहने का मतलब ये हुआ फेलिंग टू स्पीक अप, अगर मैं फेल हो रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ, टू स्पीक अप, स्पीक अप मतलब बोलने में अगर मैं असफल होता हूँ तो इसका मतलब क्या है, वुड हैव बीन अ डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा वर्ड आपको मिला है, डेरिलेक्शन। तो यहाँ पर हम समझते हैं डेरिलेक्शन होता क्या है। तो देखिए, डेरिलेक्शन का मतलब ये होता है जब आप अपने ड्यूटी को निगलेक्ट करते हैं, मतलब उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिलेक्शन। तो डेरिलेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से जैसे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको डेरिलेक्ट कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसका अनदेखा कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिलेक्शन। तो डेरिलेक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं नेग्लिजेंस। आप हिंदी में भी लिखते चलिएगा। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से निगलेक्ट कर देना, मतलब नज़रअंदाज कर देना। तो उन्होंने क्या कहा, फेलिंग असफल होना, टू स्पीक अप बोलने में, वुड हैव बीन का मतलब, इसका मतलब होगा अ डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब कि मैं अपने ड्यूटी को डेरिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ। स्पेशली, विशेष रूप से, फॉर एन ऑफिसर, एक अधिकारी के लिए, ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का अधिकारी है, लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसा। तो कहने का मतलब कि आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं एक कोर्ट का ऑफिसर हूँ, और मेरे जैसे ऑफिसर को अगर वो अपने ड्यूटी को निगलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दैट इज़ नॉट गुड, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने आगे क्या बोला, वी आर लिविंग। वी आर लिविंग का मतलब हम लोग रह रहे हैं। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ देखिए, वी आर लिविंग, मतलब प्रशांत भूषण ने कहा वी आर लिविंग, मतलब उन्होंने सभी को इसमें इंक्लूड किया है। वी आर लिविंग, हम लोग रह रहे हैं, थ्रू दैट मोमेंट, थ्रू का मतलब होकर, दैट मोमेंट, मोमेंट का मतलब पल, हम लोग, इसका कहने का मतलब ये हुआ वी आर लिविंग थ्रू दैट मोमेंट, हम लोग ऐसे पल में रह रहे हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, इन आवर हिस्ट्री, अपने इतिहास में, व्हेन, जब, हायर प्रिंसिपल्स, तो हायर कौन सी डिग्री है, यू नो, हायर, दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारा कौन सी डिग्री है, इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एडजेक्टिव हो, उसमें अगर आप ई आर जोड़ते हैं तो इट बिकम्स कंपैरेटिव, और अगर उसमें ई आर एस टी आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, सुपरलेटिव। जैसे मान लिया जाए आपका एक वर्ड मिला ग्रेट, अब इसका आप कंपैरेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, ग्रेटर, राइट। और अगर आपको इसको सुपरलेटिव बनाना है तो क्या बनेगा आपका, ग्रेटेस्ट बन जाएगा। तो चलिए, ये सारी बातें ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। तो इन्होंने क्या कहा, व्हेन, जब, हायर प्रिंसिपल्स, जो हमारे ऊंचे प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, मस्ट ट्रम्प रूटीन ऑब्लिगेशन। मस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़रूरी। देखिए, मस्ट आप वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बहुत, यू कैन से वेरी अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट होती है, जिसको आपको करना ही है। जैसे हमने कहा यू मस्ट स्टडी, सपोज अब किसी ने कहा यू मस्ट स्टडी, तो इसका कहने का मतलब तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, इसका मतलब यू कैन नॉट इग्नोर योर स्टडी, आप अपने स्टडी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी ने कहा यू शुड स्टडी,
तो इसका मतलब वो जोर नहीं दे रहा, मतलब इट इज़ सिंपली एन एडवाइस, ये केवल एक एडवाइस है, आप पढ़ें या ना पढ़ें, एक तरीके की ये फॉर्मेलिटी है। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे, आदमी कहता है यू मस्ट अटेंड योर क्लास, तो इसका मतलब दैट इज़ कंपलसरी, दैट इज़ मस्ट, जो ज़रूर करना है। और किसी ने कहा यू शुड अटेंड योर क्लास, तो इसका मतलब इट इज़ मेरी यू कैन से इट इज़ जस्ट लाइक एन एडवाइस, मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके का एडवाइस है। तो यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर लिविंग, हम लोग रह रहे हैं, थ्रू दैट मोमेंट, ऐसे मोमेंट से होकर हम लोग रह रहे हैं, इन आवर हिस्ट्री, अपने इतिहास में, व्हेन हायर प्रिंसिपल, जब ऊंचे से ऊंचे प्रिंसिपल जो हैं, जो सिद्धांत हैं, मस्ट ट्रम्प। अब ट्रम्प का मतलब क्या होता है, ट्रम्प का मतलब ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प, तो ट्रम्प करने का मतलब क्या होता है, किसी को पछाड़ देना, एक तरीके से किसी से आगे निकल जाना, या तो आप कह सकते हो उसको डिफीट कर देना, हरा देना। तो ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, तो ट्रम्प करने का मतलब किसी से आगे निकल जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ, मस्ट ट्रम्प, मतलब ये हायर प्रिंसिपल्स को मस्ट जरूर ट्रम्प का मतलब डिफीट करना चाहिए, हरा देना चाहिए। रूटीन ऑब्लिगेशन, अच्छा रूटीन ऑब्लिगेशन क्या होता है, जो रूटीन दिन प्रतिदिन का जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो मजबूरियां होती हैं, जिससे आदमी बंधा रहता है, इन सारी चीज़ों को जो हायर प्रिंसिपल्स है उसको ट्रम्प कर देना चाहिए, मतलब उसको डिफीट कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो हायर प्रिंसिपल्स हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और किसके कंपैरिजन में, जो हमारे रूटीन ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन, जब, सेविंग का मतलब सेव करना, सुरक्षित करना, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अब कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से क्या बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारा संवैधानिक ऑर्डर जो है, ऑर्डर का मतलब एक तरीके से क्रम भी कह सकते हैं, ऑर्डर का मतलब आदेश भी होता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब निकल रहा है। व्हेन, जब, सेविंग का मतलब सेव करना, सुरक्षित करना, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है, एक आदेश है, इसको सेव करना, मस्ट कम, मस्ट का मतलब देखिए फिर से आ गया, मस्ट मीन्स जरूर, कम इसे आना चाहिए, बिफोर पहले, बिफोर मीन्स सामने भी होता है, और बिफोर मीन्स पहले आना चाहिए, और किसके पहले आना चाहिए, पर्सनल, व्यक्तिगत, और प्रोफेशनल, या प्रोफेशनल का मतलब व्यावसायिक, या जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, नाइसिटीज़। अब यहाँ पर एक वर्ड है आपका नाइसिटी, नाइसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए नाइसिटी सिंगुलर, और इसका जब हम लोग फ्लोरल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, NICETIES, नाइसिटीज़। तो नाइसिटीज़ का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ बहुत डिटेल में है, बहुत ही उसमें बारीकियां हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइसिटीज़। तो नाइसिटीज़ का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में और उसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो उसी को कहा जाता है नाइसिटीज़। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं नाइसिटीज़ का मतलब छोटी छोटी बातें जो बहुत डिटेल में हो, तो दैट इज़ कॉल्ड नाइसिटीज़। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है मस्ट कम, ये इसको अवश्य आना चाहिए, बिफोर पहले, और किसके पहले आना चाहिए, प्रोफेशनल एंड पर्सनल नाइसिटीज़, जो हमारे व्यक्तिगत या व्यावसायिक नाइसिटीज़ है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बारीकियाँ, उसके पहले क्या आना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन, जब, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कंसिडरेशन मीन्स होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कंसीडर, तो कंसीडर करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को विचार करना, कंसीडर। अब कंसीडर करने का मतलब होता है टू पॉन्डर, देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, पॉन्डर भी बहुत अच्छा वर्ड है। पॉन्डर मीन्स क्या होता है, विचार करना या सोचना। अब इसी कंसीडर से क्या बना हुआ है आपका, कंसिडरेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए कंसीडर क्या है हमारा, इट इज़ अ वर्ब, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और कंसिडरेशन क्या है, इट इज़ कॉल्ड नाउन, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो अब देखिए कंसीडर विचार विमर्श करना, बहुत गहराई से सोचना, और कंसिडरेशन का मतलब एक तरीके से विचार करना, सोचना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
व्हेन जब कंसिडरेशन एक तरीके से विचार ऑफ द प्रेजेंट जो प्रेजेंट का कंसिडरेशन है जिसको हम कंसीडर करते हैं वर्तमान का मस्ट नॉट कम इसे नहीं आना चाहिए इन द वे मीन्स क्या होता है रास्ते में ऑफ डिस्चार्जिंग। अच्छा डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है परफॉर्म करने का मतलब करना। जब आप कोई अपनी ड्यूटी को करते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज करना। वैसे हॉस्पिटल में जब बोला जाता है डिस्चार्ज तो इसका मतलब रिलीज़ कर देना छोड़ देना पेशेंट को। लेकिन यहाँ पर क्या है डिस्चार्ज का मतलब एक तरीके से परफॉर्म करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी को निभाना। तो ये चीज़ें जो हैं द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान का जो कंसिडरेशन है विचार विमर्श है मस्ट नॉट कम इसे नहीं आना चाहिए इन द वे रास्ते में ऑफ डिस्चार्जिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको करने में टूवर्ड्स द फ्यूचर मतलब भविष्य के प्रति। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम फ्यूचर भविष्य के प्रति जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं मतलब जिसको परफॉर्म कर रहे हैं ये सारी चीज़ों के बीच में जो है वो प्रेजेंट का कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए मतलब प्रेजेंट की चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आवर फ्यूचर शुड बी ब्राइट। कहने का इनका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फ्यूचर है इट शुड नॉट बी ब्लॉक्ड फ्यूचर जो है वो ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। मिस्टर भूषण टोल्ड आ 3 जज बेंच। अच्छा अब इन्होंने किससे कहा मिस्टर भूषण टोल्ड इन्होंने बताया आ 3 जज बेंच। अच्छा बेंच का मतलब यहाँ पर बैठने वाली बेंच नहीं है। कोर्ट में बेंच को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके की खंडपीठ। आप हिंदी में लिख लीजिएगा खंडपीठ। तो यहाँ पर क्या बात है मिस्टर भूषण ने टोल्ड आ 3 जज बेंच उन्होंने 3 जज की बेंच को कहा खंडपीठ को कहा लेड। अब यहाँ पर लीड से बना हुआ है लीड का मतलब नेतृत्व करना एक तरीके से गाइड करना और इसी लीड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है लेड। अब लीड शब्द से क्या बना है आपका लीडर भी बना हुआ है लीडर लीडर का मतलब द पर्सन हु लीड्स द कंट्री जो आदमी देश को लीड करता है दैट इज़ कॉल्ड लीडर। और जो इंसान पॉलिटिक्स करता है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिशियन। जैसे आप जानते होंगे 2 तरीके के लोग हैं एक लीडर होता है और एक कौन होता है पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर भूषण ने टोल्ड इन्होंने कहा आ 3 जज बेंच मतलब एक 3 जज की बेंच को बताया मतलब 3 जजों की एक खंडपीठ थी लेड बाय। अब लेड बाय का मतलब जिसको लीड किया गया जिसका नेतृत्व किया गया जस्टिस अरुण मिश्रा के द्वारा। और ये कब बात कही गई ड्यूरिंग मीन्स इट इंडिकेट्स टाइम ये टाइम को बताता है ड्यूरिंग दरमियान अ सेंटेंस हेयरिंग का मतलब आप कोर्ट में सुना होगा हेयरिंग सुनवाई। तो ड्यूरिंग अ सेंटेंस हेयरिंग मतलब एक सेंटेंस की हेयरिंग हो रही थी मतलब एक सेंटेंस को हेयर किया जा रहा था सुना जा रहा था। और किसके जरिए वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से कोर्ट्स में उतने अच्छे से कामकाज नहीं चल रहा है तो इस वजह से ये सेंटेंस हियरिंग कैसे हुई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वाया यूज़ कब यूज़ होता है थ्रू का मतलब होकर। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे द ट्रेन पास्ट दिल्ली वाया आगरा। तो वाया का मतलब एक तरीके से होकर गुजरना। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ से हो रही थी वाया सेंटेंस हियरिंग कहाँ से हो रही थी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या है मिस्टर भूषण जो हैं इन एन इमोशनली चार्ज्ड वॉइस। अब यहाँ पर समझिए इमोशन से क्या बना हमारा इमोशनली चार्ज्ड का मतलब जैसे मोबाइल आपका क्या होता है चार्ज रहता है तो उसी तरीके से उनकी वॉइस जो थी दैट वाज वेरी इमोशनल मतलब वो बहुत ज़्यादा भावुक थे। तो मिस्टर भूषण जो हैं इन एन इमोशनली चार्ज्ड वॉइस बहुत ही इमोशन में उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा इमोशन था। सेड उन्होंने कहा आई एम पेंट मैं निराश हूँ नॉट नहीं बिकॉज क्योंकि मतलब मैं इस वजह से निराश नहीं हूँ। आई एम पेंट मैं निराश हूँ नॉट नहीं बिकॉज क्योंकि आई मे बी
पनिश्ड। अब इसका मतलब क्या, आई मे का मतलब एक तरीके से ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, संभावना को इंडिकेट करता है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा इट मे रेन, सपोज किसी ने कहा इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आज बारिश हो सकती है, मतलब देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, मतलब बारिश की एक पॉसिबिलिटी है। बट देयर इज़ नो सर्टेनिटी इन इट, लेकिन इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि हो ही जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जब कहीं पर मे, माइट, कैन, कुड और उसके बाद बी लगा हुआ हो और बी के बाद कौन सी फॉर्म आई हो, यू नो द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स पैसिव। तो ये हमेशा किस तरफ इशारा करेगा, पैसिव की तरफ। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि आई एम पेंट, मैं निराश हूँ, नॉट नहीं, बिकॉज क्योंकि आई मे बी पनिश्ड, मुझे सज़ा मिल सकती है, इस बात से मैं निराश नहीं हूँ, बट बल्कि बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड। आई हैव बीन, ये हमारा क्या है, पैसिव है, आई हैव बीन ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड। तो ग्रॉसली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ग्रॉसली का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने क्या बोला, आई हैव बीन ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड। आई हैव बीन ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझा गया, इस बात से मैं निराश हूँ। इस बात से मैं निराश नहीं हूँ दैट आई मे बी पनिश्ड, कि मुझे सज़ा मिलेगी, बट बल्कि बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड, मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया, मतलब गलत समझा गया। फिर आगे क्या लिखा है, कॉन्वेट। तो कॉन्वे का मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस करना, एक तरीके से व्यक्त करना, कोई चीज़ को पहुंचाना, कॉन्वे करना। कॉन्वे मीन्स क्या हुआ, एक्सप्रेस करना। तो कॉन्वेट, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म दोनों होता है कॉन्वे। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, कॉन्वेट। तो ये सेकेंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किस रूप में है, कॉन्वेट सेकेंड फॉर्म, क्योंकि जब तक ऑक्सिलरी ना हो, हैज़, हैव, हैड, तब उसको हम थर्ड फॉर्म नहीं मानते। तो कॉन्वेट करने का मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस करना, मतलब व्यक्त करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ही कॉन्वेट, उन्होंने एक्सप्रेस किया हिज शॉक। शॉक मीन्स अपने सदमे को, एट ऊपर, बीइंग फाउंड। बीइंग फाउंड का मतलब पाए जाने पर। तो कहीं पर भी अगर आपका बीइंग लगा हो और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म मिले, तो समझ जाना कि वो क्या है, दैट इज़ पैसिव। वो पैसिव की तरफ इशारा करेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लिखा बीइंग, सपोज दैट बीइंग किल्ड, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज़ पैसिव। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा बीइंग कॉट, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है आपका, पैसिव की तरफ, बीइंग कॉट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही कॉन्वेट, इन्होंने एक्सप्रेस किया हिज शॉक, अपने सदमे को, एट बीइंग फाउंड। एट बीइंग फाउंड का मतलब पाए जाने पर, गिल्टी। गिल्टी मतलब अपराधी पाए जाने पर। और किस चीज़ का इन्होंने अपराध किया है, ऑफ माउंटिंग। माउंटिंग करने का मतलब एक तरीके से माउंट करना। माउंट शब्द से क्या बना है, माउंटेन। तो माउंटिंग करने का मतलब इंसर्ट करना, मतलब एक डालने का। मेलेसियस एंड स्कैरिलस, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए मलेशियस, तो मलेशियस वर्ड का मतलब ये होता है कि एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, मैल। जैसे आदमी नहीं बोलता आपके मन में बहुत ज़्यादा मैल है, तो मलेशियस का मतलब एक बुरी भावना, तो इसी को बोलते हैं मैलीवोलेंस। तो मैलीवोलेंस का मतलब क्या होता है, एक बुरी भावना, आप मलेशियस हो बहुत ज़्यादा, या आप कह सकते हैं मैलीवोलेंट, ज़्यादा सही होगा, मैलीवोलेंट मतलब एक तरीके की बुरी भावना। तो मैलिस, मैल, मलेशियस। अब इसी तरीके से एक वर्ड आपका क्या बना हुआ है, स्कैरिलस। अब स्कैरिलस का मतलब क्या होता है, एक तरीके का बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग, अपमानजनक, या आप कह सकते हैं एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब एक गाली वाला,
या बहुत अपमानजनक, तो दैट इज़ कॉल्ड स्कैरलस। तो मैलिशियस एंड स्कैरलस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से एक बार समझ लीजिए। मैलिशियस का मतलब मैलीवोलेंट, मतलब एक तरीके से मैल, मतलब बहुत ही इंसल्टिंग, बुरी भावना वाला। और स्कैरलस का मतलब एब्यूसिव, एब्यूसिव का मतलब एक इंसल्ट की भावना होगी, एक गाली वाली भाषा। अगर हम देखें तो दोनों का नियर अबाउट मीनिंग लगभग मैच कर रहा है, मैलिशियस एंड स्कैरलस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही कन्वेड, उन्होंने एक्सप्रेस किया हिज शॉक, अपने सदमे को, एट बीइंग फाउंड गिल्टी, कि उन्हें गिल्टी पाया गया, ऑफ माउंटिंग, माउंटिंग करने का मतलब एक तरीके से ढालने का, मैलिशियस बहुत ही बुरी भावना वाला, एंड स्कैरलस अटैक, और बहुत ही एब्यूसिव, एब्यूसिव मतलब एक गाली से भरा हुआ अटैक का इन्हें अपराधी पाया गया। और किसके द्वारा पाया गया, बाय द वेरी कोर्ट, बाय द वेरी कोर्ट का मतलब ठीक उसी कोर्ट के द्वारा। वैसे वेरी का मतलब तो बहुत अधिक होता है, जैसे मान लिया जाए अगर आपको कभी ऐसे दिखाई पड़े वेरी बैड, तो इसका मतलब बहुत बुरा। जैसे मान लिया जाए अगर आपको मिले वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत बुद्धिमान। तो देखिए जब वेरी जो होता है, अगर ये इसकी पोजीशन जो है वो किसके पहले होगी, एडजेक्टिव, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, बहुत अधिक। जैसे कि आप देख रहे हैं वेरी बैड बहुत बुरा, वेरी इंटेलिजेंट बहुत बुद्धिमान। और अगर वेरी की पोजीशन नाउन के पहले हो, सपोज़ कि वेरी जो है इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, वेरी जो है वो किसके पहले आया हो, नाउन के पहले, तो वेरी का मतलब क्या होता है, ठीक वही। जैसे कि आप देख रहे हैं कोर्ट, कोर्ट इज़ नॉट एन एडजेक्टिव, कोर्ट हमारा कोई एडजेक्टिव तो है नहीं है, कोर्ट क्या, इट इज़ अ नाउन। और यहाँ पर वेरी यहाँ पर लगा हुआ है, तो द वेरी कोर्ट, द वेरी कोर्ट का मतलब ठीक वही कोर्ट। क्लियर हो गया, फिर से समझ लीजिए। जब वेरी की पोजीशन एडजेक्टिव के पहले हो तो वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, और जब वेरी की पोजीशन नाउन के पहले हो तो इसका अर्थ होता है ठीक वही, द सेम। तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा इनको पाया गया, बाय द वेरी कोर्ट, ठीक उसी कोर्ट के द्वारा, ही हैड सर्व्ड, जिसकी इन्होंने सेवा की, एट सम प्रोफेशनल एंड पर्सनल कॉस्ट, किसके ऊपर सेवा की, सम प्रोफेशनल, कुछ व्यवसायिक, एंड पर्सनल कॉस्ट का मतलब अपने व्यक्तिगत, कॉस्ट का मतलब कीमत पर। तो इसका कहने का मतलब कि उन्होंने अपने व्यवसायिक और पर्सनल व्यक्तिगत कॉस्ट, कीमत को अदा करते हुए इन्होंने कोर्ट की सेवा की। तो कहने का मतलब ये हुआ जिस कोर्ट के लिए उन्होंने 30 इयर्स लगा दिया, उसी कोर्ट ने उन्हें गिल्टी प्रूव कर दिया। और किसका गिल्टी अपराधी प्रूव किया है, मैलिशियस एंड स्कैरलस अटैक, कि उन्होंने कोर्ट पर बहुत ही मैलिशियस और स्कैरलस अटैक किया है। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब आगे हम लोग लेते हैं हाईएस्ट ड्यूटी। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सी डिग्री, इट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए हाई, हायर, हाईएस्ट। वैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जैसे द ग्रेटेस्ट, द वाइजेस्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा द ग्रेटेस्ट, राइट। उसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, द वाइजेस्ट। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। रीज़न ये है कि जब कोई हेटिंग देखी जाती है, जब कोई आप हेटिंग देखते होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सिंपली क्या लिखा गया है, हाईएस्ट ड्यूटी। तो हाईएस्ट ड्यूटी का मतलब सबसे ऊंची ड्यूटी, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। तो प्रशांत भूषण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, बट मिस्टर भूषण, लेकिन मिस्टर भूषण ने रेफ्यूज्ड। तो रेफ्यूज्ड का मतलब इनकार कर दिया, टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज करने का मतलब माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया, फॉर हिज ट्वीट्स, अपने ट्वीट्स के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया था। इनफैक्ट वास्तव में ही सेड, उन्होंने कहा, इट वुड बी, इट वुड बी का मतलब ये होगा कॉन्टेम्पचुअस। तो कॉन्टेम्पचुअस का मतलब अभी आपने पढ़ा होगा, एक तरीके से अपमानजनक होगा। एंड इनसिंसियर, और इनसिंसियर का मतलब ये सिंसियर नहीं होगा, मतलब एक तरीके से बेईमानी बात होगी। ऑन हिज पार्ट, ऑन हिज पार्ट का मतलब उनके ऊपर। टू अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज करने का मतलब माफ़ी मांगना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशांत भूषण कंप्लीटली रेफ्यूज टू अपोलोजाइज, उन्होंने माफ़ी मांगने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया।
माई ट्वीट्स, मेरी ट्वीट्स जो है वर नथिंग बट। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक रूल समझिए। मान लिया जाए कहीं पर आपको नथिंग मिल जाए, या मान लो नन मिल जाए, या मान लो नो वन मिल जाए, और इसके बाद अगर आपको बट मिलता है तो बट का अर्थ ओनली निकालिएगा, केवल। यहाँ पर बट का अर्थ लेकिन मत निकालिएगा, बट मीन्स यहाँ ओनली, केवल। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, माई ट्वीट्स, जो मेरा ट्वीट्स था, वर नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट अ स्मॉल अटेम्प्ट, केवल एक छोटा सा अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास था। टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने का मतलब एक तरीके से परफॉर्म करने का। वॉट, जो कुछ भी आई कंसीडर्ड, मैं कंसीडर करता था, कंसीडर मतलब विचार करता था या सोचता था, टू बी माई हाईएस्ट ड्यूटी, जो मेरा सबसे हाईएस्ट ड्यूटी है, मतलब सबसे ऊंचा कर्तव्य है। एट दिस जंक्चर, जंक्चर का मतलब जंक्शन, जंक्शन का मतलब इस पॉइंट पर, इस पड़ाव पर। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर रिपब्लिक, हमारे रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र के इतिहास में। तो देखिए अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको व्हाट दिखाई पड़े और इंटरगेशन मार्क ना लगा हुआ हो तो व्हाट का अर्थ क्या ना निकालिएगा, व्हाट का अर्थ जो या जो कुछ भी निकालिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनिए। जब कहीं पर व्हाट मिले और लास्ट में इंटरगेशन मार्क ना लगा हो तो व्हाट का अर्थ जो या जो कुछ भी। तो चलिए फिर से इसको टोटल देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, माई ट्वीट्स, मेरा जो ट्वीट्स था, वर नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट केवल अ स्मॉल अटेम्प्ट, एक छोटा सा प्रयास था। टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब टू परफॉर्म, करने का। व्हाट आई कंसीडर्ड, व्हाट मतलब जो कुछ भी, आई कंसीडर्ड मैं मानता था या सोचता था या विचार करता था, टू बी माई हाईएस्ट ड्यूटी, जो मेरा सबसे ऊंचा कर्तव्य है। एट दिस जंक्चर, इस पड़ाव पर। इन द हिस्ट्री ऑफ अवर रिपब्लिक, हमारे रिपब्लिक के गणतंत्र के इतिहास में। अब थोड़ा सा एक और बात स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, हाईएस्ट। अब वो कहेंगे कि अभी हेडिंग में तो हाईएस्ट ठीक है, चल गया, नो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगा। तो देखिए किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर आपको इस तरीके के वर्ड मिलते हैं, योर, माई, इनको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, आर। तो जब ये सारे मिल जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, इनको कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा होगी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। अगर माई नहीं होता तो डेफिनेटली क्या हो जाता, द हाईएस्ट ड्यूटी। अब आगे क्या लिखा है, आई डिड नॉट ट्वीट, मैंने ट्वीट नहीं किया, इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। तो वैसे फिट का मतलब तो एक तरीके से आदमी बोलता है योर बॉडी इज़ फिट, आपकी बॉडी फिट है, यू आर फिट, आप फिट हैं। लेकिन फिट का मतलब एक दौरा भी होता है, मतलब दौरा, जैसे आदमी नहीं बोलता उसके ऊपर फिट, एक दौरा पड़ा, बॉडी का अटैक हुआ, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई डिड नॉट ट्वीट, मैंने ट्वीट नहीं किया, इन अ फिट, एक तरीके से दौरे में, ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। तो एब्सेंट माइंडेडनेस का मतलब ये होता है कि यू आर एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कड़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने सोच समझ के ये ट्वीट किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक फिट में कर दिया, एक इमोशन में आकर। एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब बस दिमाग में भूल गए होंगे, ऐसा नहीं है। वॉट एवर ही सेड ही न्यू अबाउट इट वेरी वेल, मतलब जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको बहुत अच्छे से जानते थे। तो देखिए लिखा क्या है, आई डिड नॉट ट्वीट, मैंने ट्वीट नहीं किया, इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, मतलब एब्सेंट माइंडेडनेस का मतलब एक तरीके से भुलक्कड़पन में मैंने ये ट्वीट नहीं किया, मुझे याद था जो कुछ भी मैंने कहा। इट वुड बी इनसिंसियर, फिर वही लाइन आगे, इट वुड बी इनसिंसियर, इट मतलब ये वुड भी होगा, इनसिंसियर एक तरीके से बेईमानी बात होगी, एंड कॉन्टेम्पचुअस और एक तरीके से बहुत अपमानजनक बात होगी, ऑन माई पार्ट मेरे ऊपर, टू ऑफर एन अपॉलजी, टू ऑफर करने का मतलब देना, एन अपॉलजी एक अपॉलजी मतलब माफ़ी, इसका कहने का मतलब माफ़ी मांगना, मेरे ऊपर बहुत ही अपमानजनक बात होगी। फॉर द ट्वीट्स, किसके लिए माफ़ी मांगना, फॉर द ट्वीट्स, उन ट्वीट्स के लिए, दैट मतलब जो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब जो व्यक्त करती हैं, वॉट, देखिए फिर वॉट आ गया, लास्ट में कोई इंटरोगेशन मार्क नहीं है, वॉट जो कुछ भी, वाज था, एंड कंटिन्यूस और वो जारी रहेगा, टू बी माई बोनाफाइड बिलीफ,
बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक। अगर आप कहीं सुने बोनाफाइड तो इसका मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक, मतलब एक तरीके से जायज, सही। तो ऑथेंटिक का मतलब जायज, सही। तो इन्होंने क्या कहा? व्हाट वाज, जो कुछ था, एंड कंटिन्यूस, और वो जारी रखता है, टू बी माई बोनाफाइड, मतलब मेरा एक जायज बिलीफ, मतलब जो कुछ भी मैंने कहा, दैट वाज माई ट्रू बिलीफ, वो मेरा सच्चा विश्वास था। ही स्टेटेड, तो स्टेट करने का मतलब कहना भी होता है, और स्टेट का मतलब राज भी होता है। जब स्टेट का मतलब राज होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ नाउन, तो वो क्या होता है? नाउन होता है। और जब स्टेट का मतलब कहना, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ब। स्टेट शब्द से ही क्या बना हुआ है? दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। आप लोगों ने सुना होगा स्टेटमेंट, कथन। तो ही स्टेटेड का मतलब उन्होंने ये बात को कहा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द लॉयर मतलब प्रशांत भूषण साइटेड। साइटेड करने का मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल देना, कोट करना। अच्छा, साइट की देखिए यहाँ पर कितनी स्पेलिंग होती है? SITE, साइट। तो इस साइट का मतलब कोई जगह होता है, प्लेस, आप जानते होंगे। और एक होता है हमारा SIGSTS, साइट। नाउ द फोनेटिक साउंड इज द सेम। तो साइट का मतलब होता है दृश्य, सीन होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आई साइट। और एक साइट का मतलब होता है CIT, साइट। तो इसका मतलब होता है टू गिव एग्जाम्पल, मतलब एक तरीके का उदाहरण देना, एग्जाम्पलीफाई करना, या यू कैन से टू कोट, एक तरीके से कोट करना। तो यहाँ पर देखिए, द लॉर्ड साइटेड, लॉर्ड ने एग्जाम्पल दिया द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शब्दों का, इन द यंग इंडिया सेडिशन ट्रायल। तो महात्मा गांधी का कौन सा वर्ड्स? इन द यंग इंडिया सेडिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेडिशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो सेडिशन आप लोगों ने सुना होगा, आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा। सेडिशन मतलब देशद्रोह या राजद्रोह। अब ये देशद्रोह या राजद्रोह क्या होता है? जब आप रेबिलियन करते हैं, रेबिलियन का मतलब विद्रोह करते हैं, और किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खिलाफ एक तरीके का क्या करना? विद्रोह करना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिशन, गवर्नमेंट। तो एक तरीके से आप हिंदी में लिख सकते हैं राजद्रोह या देशद्रोह, सेडिशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द लॉयर साइटेड, लॉयर ने एग्जाम्पल दिया द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शब्दों का, इन द यंग इंडिया सेडिशन। किसमें? यंग इंडिया सेडिशन, कोई देशद्रोह हुआ था, उसका ट्रायल, मुकदमा चल रहा था। और या द ग्रेट ट्रायल, या इसका दूसरा नाम क्या है? द ग्रेट ट्रायल, बहुत बड़ा ट्रायल, महान ट्रायल ऑफ 1922, 1922 का ग्रेट ट्रायल। चाहे आप इसे यंग इंडिया सेडिशन ट्रायल कहें या द ग्रेट ट्रायल ऑफ 1922, एज जैसे कि इट इज़ कॉमनली नोन। कॉमनली का मतलब ये सामान्य रूप से नोन जाना जाता है। अब उसके आगे क्या लिखा है? आई डू नॉट आस्क फॉर। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा? आस्क फॉर। तो आस्क फॉर मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ की डिमांड करना, मतलब मांग करना। आस्क फॉर, डिमांड करना। और वैसे आस्क अकेले का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, बट हियर आस्क फॉर। लेकिन यहाँ पर आस्क फॉर मीन्स क्या होता है? टू डिमांड, मांग करना। तो इन्होंने क्या बोला? आई डू नॉट आस्क फॉर, मतलब मैं मांग नहीं करता हूँ, फॉर मर्सी, दया की, कि मुझे दया दे दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? आई डू नॉट फिर आगे उन्होंने क्या कहा? आई डू नॉट अपील। तो प्रशांत भूषण कह रहे हैं आई डू नॉट अपील, मैं अपील भी नहीं करता हूँ। और किसकी अपील नहीं करता हूँ? टू मैग्नानिमिटी। अच्छा, मैग्नानिमिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नानिमिटी का मतलब होता है जेनरोसिटी। अब जेनरोसिटी मीन्स क्या होता है? उदारता। तो जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता। अच्छा वर्ड है। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब जब मैंने ट्वीट किया उसके लिए मुझे ऐसा नहीं कि मुझे माफ़ कर दो या मेरे ऊपर दया दिखाओ, इन सब की मैं अपील नहीं करता हूँ। आई डू नॉट अपील टू मैग्नानिमिटी, मतलब मैग्नानिमिटी मीन्स जेनरोसिटी की मैं मतलब अपील नहीं करता हूँ। आई एम मतलब मैं हूँ, हियर यहाँ पर, देयरफॉर इसलिए, टू चीयरफुली। अब चीयरफुली का मतलब चीयरफुल,
प्रसन्नतापूर्वक सबमिट मैं करता हूँ। सबमिट का मतलब मैं सरेंडर करता हूँ या मैं जमा करता हूँ। वैसे सबमिट मीन्स तो जमा करना, बट हियर इट मीन्स टू सरेंडर। मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ टू एनी पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी के लिए, कोई भी सज़ा के लिए। दैट मीन्स जो कैन लॉफुली, लॉफुली का मतलब कानून के हिसाब से, बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी। इन्फ्लिक्ट करने का मतलब किसी के ऊपर इम्पोज करना। जब आप किसी के ऊपर कोई इन्फ्लिक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप उसके ऊपर वो चीज़ थोपते हैं। तो इन्फ्लिक्ट करने का मतलब इम्पोज कर देना। तो इम्पोज करने का मतलब थोपना या लादना। तो उन्होंने क्या कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। और किस लिए मैं तैयार हूँ? टू चेयरफुली सबमिट, मतलब मैं प्रसन्नतापूर्वक सबमिट करता हूँ। सबमिट मीन्स सरेंडर करता हूँ, या मैं रेडी हूँ टू एनी पेनल्टी, किसी भी पेनल्टी के लिए, सज़ा के लिए, दैट कैन लॉफुली बी इन्फ्लिक्टेड, जो कानून के हिसाब से इन्फ्लिक्टेड की जा सकती है, मतलब इम्पोज की जा सकती है, अपॉन मी, मेरे ऊपर। फॉर वॉट, फॉर वॉट का मतलब जो कुछ भी। द कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड, कोर्ट ने ये डिटरमाइंड कर लिया। डिटरमाइंड का मतलब कोर्ट ने ये दृढ़ निश्चित कर लिया है। टू बी एन ऑफेंस, कि किस लिए कोर्ट ने डिटरमाइन किया है? टू बी एन ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब एक क्राइम होता है, अपराध। मतलब कोर्ट ने जो कुछ भी ये मान लिया है कि हाँ मैंने जो कुछ भी बोला है वो एक ऑफेंस है, तो एक क्राइम है, तो उसके लिए मैं कोई भी सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लेते हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ पर, देयरफॉर इसलिए, टू बी चेयरफुली, चेयरफुली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, सबमिट, सबमिट करने का मतलब सरेंडर करता हूँ, टू एनी पेनल्टी, किसी भी सज़ा के लिए, दैट कैन लॉफुली, जो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी, मेरे ऊपर डाली जा सकती है। फॉर व्हाट, जो कुछ भी। द कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड, कोर्ट ने डिटरमाइंड कर लिया, मतलब एकदम इरादा बना लिया है या सोच लिया है। टू बी एन ऑफेंस, एक अपराध होना, मतलब कोर्ट ने अगर इस चीज़ को एक अपराध होना मान लिया है, डिटरमाइन कर दिया है, दृढ़ निश्चित कर दिया है, तो ओके, आई एम रेडी टू फेस एनी पेनल्टी, मैं किसी भी पेनल्टी के लिए तैयार हूँ। एंड और व्हाट, जो कुछ भी, अपीयर्स टू मी, मुझे अपीयर्स होता है, प्रतीत होता है, टू बी द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, मतलब मैं एक इस देश का एक नागरिक हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? द हाईएस्ट ड्यूटी। तो कोर्ट अगर इसको क्राइम मानता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। एंड व्हाट, जो कुछ भी, और ये सारी बातें अपीयर्स टू मी, मुझे प्रतीत होती हैं, टू बी द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, कि मतलब एक नागरिक के लिए एक हाईएस्ट ड्यूटी है। अब नागरिक के लिए क्या हाईएस्ट ड्यूटी है? कि नाउ ही शुड जस्ट रेज हिज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, कि उसे अपनी आवाज़ को उठाना है इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने कोई आवाज़ उठाई थी, तो उसी को ये बोल रहे हैं कि नाउ इट इज़ माय हाईएस्ट ड्यूटी, ये मेरी हाईएस्ट ड्यूटी है। अगर कोर्ट इसे क्राइम समझता है तो ओके, इट इज़ अप टू द कोर्ट टू डिसाइड, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कोई भी सज़ा डिसाइड कर ले, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ क्या है? द हाईएस्ट ड्यूटी, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब आगे क्या लिखा है? मिस्टर भूषण ने कन्वेड, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस किया, हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा, टू द कोर्ट, कोर्ट को उन्होंने एक तरीके से कॉन्वे किया, एक पहुंचाना भी आप कह सकते हैं, या एक्सप्रेस करना भी कह सकते हैं। हिज डिसअपॉइंटमेंट, अच्छा डिसअपॉइंटमेंट का मतलब एक तरीके से सैडनेस, निराशा, टू द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को अपनी सैडनेस को पहुंचाया या उसको व्यक्त किया। फॉर नॉट बीइंग शेयरिंग, किस वजह से? फॉर नॉट इवन शेयरिंग, कि उसने शेयर भी नहीं किया, अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत की कॉपी को भी उसने शेयर नहीं किया। किसके साथ शेयर नहीं किया? प्रशांत भूषण के साथ। वो ऑफ विच, जिसके ऊपर, द कंटेम्प्ट एक्शन वाज टेकन, ये कंटेम्प्ट का मतलब ये जो कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, अपमान का एक्शन जो है, कार्य जो है, वाज टेकन, लिया गया है, अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किस बेसिस पर उन्होंने कंटेम्प्ट का एक्शन मेरे ऊपर लिया है, कम से कम उसकी एक कॉपी मेरे साथ भी उनको शेयर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस कॉपी को मेरे साथ शेयर नहीं किया। तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग मैटर, ये बहुत ही एक तरीके से निराशाजनक मैटर है। अब आगे उन्होंने क्या कहा? ही सेड, प्रशांत भूषण ने कहा, ही वॉज डिसमेड,
डिसमे अच्छा वर्ड है। तो जब आप डिसमे होते हैं तो इसका मतलब आप क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं। सैड मीन्स उदास हो जाते हैं। तो ही वर डिसमेड मतलब वो डिसमेड थे। डिसमेड का मतलब बहुत ही निराश थे। दैट द कोर्ट डिड नॉट प्रोवाइड, कोर्ट ने प्रोवाइड नहीं किया मतलब उपलब्ध नहीं कराया, एनी एविडेंस कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, ऑफ हिज मोटिव्स। हिज किसके लिए आया है, प्रशांत भूषण का। मोटिव्स का मतलब जो उनका उद्देश्य था उसका कोई भी साक्ष्य उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्रशांत भूषण का क्या मोटिव्स था, कोर्ट को साक्ष्य देना चाहिए था, एविडेंस देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कोई भी उनको एविडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं कराया। ही एडिड, एडिट करने का मतलब जोड़ना, तो जोड़ने का मतलब एक तरीके से आगे कहना। ही एडिड उन्होंने कहा, दैट की ही फाउंड, ही मतलब प्रशांत भूषण, फाउंड उन्होंने पाया, इट इस बात को हार्ड, हार्ड मीन्स बहुत ही कठिन, टू बिलीव, टू बिलीव का मतलब विश्वास करने में, द कोर्ट्स वर्जन, कोर्ट के इस वर्जन मतलब इस वर्जन को विश्वास करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। वर्जन का मतलब एक तरीके का रूप, तो कोर्ट का इस तरीके का जो वर्जन है उसको विश्वास करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। दैट की टू ऑफ हिज ट्वीट्स, कि उनका 2 ट्वीट्स जो था, टू ऑफ हिज ट्वीट्स, हिज ट्वीट्स का मतलब उन्होंने जितने ट्वीट्स किए थे उसका 2 मतलब 2 हिस्सा, डी स्टेबलाइज्ड। अच्छा, स्टेबलाइज का मतलब कोई चीज़ को स्थिर करना, और डी स्टेबलाइज्ड का मतलब कोई चीज़ को अस्थिर कर देना। तो क्या बात है, ही एडिड उन्होंने कहा, दैट की ही फाउंड उन्होंने पाया, इट इस बात को हार्ड कठिन, टू बिलीव विश्वास करने में, द कोर्ट्स वर्जन, कोर्ट्स के इस वर्जन को, वर्जन का मतलब एक रूप को, दैट की 2 ऑफ हिज ट्वीट्स, के कोर्ट का क्या वर्जन था, दैट की 2 ऑफ हिज ट्वीट्स, उनका जितना भी ट्वीट्स था उसका 2 मतलब 2 ट्वीट्स, डी स्टेबलाइज्ड, उसने डी स्टेबलाइज्ड किया। डी स्टेबलाइज्ड मतलब अस्थिर किया है। द वेरी फाउंडेशन, ठीक फाउंडेशन को, ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के डेमोक्रेसी के एक तरीके से भारत के डेमोक्रेटिक जो एक फाउंडेशन है उसको इसने क्या किया, डी स्टेबलाइज्ड किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जितना भी ट्वीट्स किया था उनमें से 2 ऐसा ट्वीट्स था जिसने भारत के डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को डी स्टेबलाइज्ड किया है। डेमोक्रेसी तो आप जानते होंगे, प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुछ भी बोल सकते हैं, और फाउंडेशन का मतलब न्यू। अब देखिए, फाउंडेशन इज़ अ नाउन, फाउंडेशन क्या है, नाउन, और उसके पहले आपका वेरी आया, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है। तो वेरी का मतलब बहुत अधिक नहीं, वेरी मतलब ठीक, एक तरीके से जोड़ दे रहा है। अब आगे क्या लिखा है, पब्लिक स्क्रूटनी मतलब जनता की स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब जांच पड़ताल, इज़ डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसकी इच्छा है, डिज़ायरेबल है मतलब वो चाहत है। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग, एक अच्छे फंक्शनिंग का मतलब कामकाज के लिए, आप जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका के लिए, इटसेल्फ स्वयं में, मतलब पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, मतलब पब्लिक उसकी छानबीन करे, ये जुडिशियरी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डिक्टेटरशिप जैसा हो जाएगा। तो देखिए, पब्लिक स्क्रूटनी जनता की जांच पड़ताल, इज़ डिज़ायरेबल मतलब उसकी डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबिलिटी है, उसकी चाहत है कि ऐसा होना चाहिए। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग, एक स्वस्थ फंक्शनिंग का मतलब एक तरीके से कार्रवाई के लिए, ऑफ जुडिशियरी इटसेल्फ न्यायपालिका स्वयं के लिए। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, प्रशांत भूषण ने कहा, दैट की ओपन क्रिटिसिज्म मतलब एक खुली आलोचना, ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन किसी भी संस्था की खुली आलोचना, इज़ नेसेसरी ज़रूरी है, इन अ डेमोक्रेसी किसी प्रजातंत्र में, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और क्या है, टू सेफगार्ड सुरक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और साथ ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हैं, जो हमारे संवैधानिक ऑर्डर हैं, जो क्रम है या जो आदेश है, जो चीज़ें हैं, उसकी भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर भूषण सेड, मिस्टर भूषण ने बात को कहा। तो टॉपिक तो बहुत अच्छा था, और ये टॉपिक जो है ये किसके ऊपर बेस्ड था, प्रशांत भूषण के ऊपर। और उन्होंने कोर्ट के ख़िलाफ़ शायद कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है
उसी के ऊपर ये मामला था और उनसे कहा जा रहा है कि दैट ही शुड अपोलोजाइज़, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। बट प्रशांत भूषण इज़ एडमेंट ऑफ नॉट अपोलोजाइजिंग, लेकिन वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।